सो वेलकम टू दिस नेक्स्ट सीरीज ऑफ द पॉडकास्ट। ये सीरीज में हम ये जानेंगे कि कंप्लायंस और प्रोसीजर एस्पेक्ट में इंडिविजुअल और स्मॉल टैक्स पेयर पर क्या क्या चेंजेस आए हैं, बिकॉज कॉस्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस इज वेरी हाई इन आवर टैक्स लॉज एंड देयरफॉर मैं अभिषेक को रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बारे में थोड़ा बहुत हमें इन्फॉर्म कीजिए। To start with, हम फर्स्ट देखेंगे अबाउट द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम। सो हम सब जानते हैं कि रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट्स 31 जुलाई है फॉर नॉन ऑडिटेड केसेस, सैलराइड पर्सन, जो छोटे बिजनेस है जिसमें ऑडिट नहीं उसमें 31 जुलाई है, और ऑडिटेड केसेस इट इज 31 अक्टूबर। सो नाउ क्या होता है कि अभी रिटर्न फाइलिंग जो है वो मोस्टली AIS-TIS बेस्ड हो गया है। तो AIS-TIS जनरेशन में बहुत टाइम लगता है, वो ऑलमोस्ट मिड ऑफ द जून में वो जनरेट होती है। फिर 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो वो लोड है वो कम करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेगर्ड मैनर में ड्यू डेट्स फाइनलाइज किए हुए हैं। अभी उन्होंने बोला है कि जो इंडिविजुअल है, जो सैलराइड पर्सन है, अदर इनकम है, जिनको ITR 1 and 2 एप्लीकेबल है, वो 31 जुलाई की ड्यू डेट फॉर देम वो कब तक फाइल कर सकते हैं। और जो बिजनेसेस है, नॉन ऑडिटेड बिजनेसेस है, जो ITR 3 फाइल करते हैं, जो ट्रस्ट है, उनके लिए 31 अगस्त ड्यू डेट फाइनलाइज किया गया है। तो ये बेसिकली लोड मैनेजमेंट के लिए किया गया है, और स्टेगर्ड वे में इट विल हेल्प द असेसिस इन कंप्लाइंग विद द रिटर्न रिक्वायरमेंट्स। तो ये तो बात हुई ओरिजिनल रिटर्न ऑफ इनकम की। नाउ देयर इज आल्सो चेंज फॉर द रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम, एंड आई विल आस्क आनंद, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस? ओके, तो रिवाइज रिटर्न की ड्यू डेट जो पहले दिसंबर रहती थी 31 दिसंबर, उसको एक्सटेंड करके 31 मार्च किया है। उसका रीज़न एक ही है कि ये जो ड्यू डेट सेपरेट SSC और टैक्स पेयर के लिए जो स्ट्रीमलाइन किया हुआ है, उसके लिए रिवाइज रिटर्न के लिए टाइम फिर बचेगा नहीं। तो ये चेंजेस करने का रीज़न एक ही है कि रिवाइज रिटर्न अगर किसी को करना है तो वो रिवाइज रिटर्न टाइमली और विथ जो करेक्शन करना है वो प्रॉपरली करेक्शन करके वो रिवाइज रिटर्न कर सके। और ये रिवाइज रिटर्न वाला जो कंसेप्ट मार्च वाला, पहले भी ये दिसंबर जो हुआ था उसके पहले भी मार्च में ही फाइल करते थे, तो वो कंटिन्यू करने के लिए और टैक्स पेयर की हार्डशिप कम करने के लिए उसको वापस से मार्च किया हुआ है। और ये रिवाइज रिटर्न हम मार्च में फाइल कर सकते हैं विथ नॉमिनल फीस ऑफ 5,000 एंड 10,000 अकॉर्डिंग टू द इनकम स्टेटमेंट। ओरिजिनल रिटर्न एंड रिवाइज रिटर्न के डिटेल्स में जानने के बाद मैं कल्पेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा अपडेटेड रिटर्न के बारे में बताएं। सो जैसे कि आपने देखा कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिटर्न। वन इज योर ओरिजिनल रिटर्न, देन यू फाइल द रिवाइज रिलेटेड रिटर्न एंड रिवाइज रिटर्न, and there is a new proposal principle which is being recently amended which says that there is a updated return. तो अपडेटेड रिटर्न का बेसिकली पर्पस ये है कि फॉर वॉलंटरी कंप्लायंस, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आपने गलत लिया है, कोई डिडक्शन आपका गलत तरह से क्लेम हुआ है, कोई इनकम आपने नहीं दिखाया है, तो यू कैन कवर इट इन द अपडेटेड रिटर्न। ये जो अपडेटेड रिटर्न होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ आपने ओरिजिनल रिटर्न रिवाइज रिटर्न नहीं फाइल किया तो भी विद इन 48 मंथ्स आप ये फाइल कर सकते हैं। दैट इज द प्रिंसिपल और लॉ विच इज बीइंग इनेक्टेड। उसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये भी है कि ये जो अपडेटेड रिटर्न रहेगा, दैट यू कैन नॉट अपडेट रिटर्न फॉर एनी क्लेमिंग फर्दर लॉसेस। तो आपको इनकम रिड्यूस करने के नहीं करेंगे, आप इसको रिफंड क्लेम करने के लिए नहीं कर सकते। ओनली इट इज वॉलंटरी कंप्लायंस फॉर एडिशनल इनकम। एक है। उसमें एक और रिस्ट्रिक्शन ये था कि अगर से फॉर एग्जाम्पल आपने रिटर्न फाइल किया और उसके बाद अगर नोटिस आ गया आपको असेसमेंट्स का, तो वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है, तो टैक्स डिपार्टमेंट के पास अगर वो इन्फॉर्मेशन है और वो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से नोटिस इशू हुआ, तो आपको रिस्ट्रिक्शन ये था कि उसमें आप अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। बट नाउ प्रपोजल इज ऑल्सो दैट कि उसमें आप फर्दर अपडेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। तो अपडेटेड रिटर्न में ओरिजिनली ये था कि यू हैव टू पे टैक्सेस ऑन द नंबर ऑफ इयर्स डिले, लाइक फॉर द फर्स्ट ईयर 25%, नेक्स्ट ईयर 50%, थर्ड ईयर 60% एंड 70%। दैट वाज द एडिशनल टैक्स प्लस इंटरेस्ट जो एज ऑन डेट है उसका 25, 50, 60 एंड 70 था। अगर आप रीअसेसमेंट जैसे कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर भी अपडेटेड रिटर्न फाइल करिए तो आपका एडिशनल लायबिलिटी 10% बढ़ेगा। बट अदरवाइज इट इज अ वेलकम प्रोविजन वेयर you can avoid penalty, prosecution and any other litigation aspects. So otherwise you can take the benefit of updated return also. So अभी हमने अपडेटेड रिटर्न के बारे में जाना। अभी हम देखते हुए चेंजेस रिलेटेड टू TCS। इस बार TCS में भी काफ़ी सारे चेंजेस है। टू स्टार्ट विथ TCS ऑन ओवरसीज टूर पैकेज। तो हम समझ जाते हैं कि ओवरसीज टूर पैकेज पे TCS कलेक्ट करना रहता है। अभी जो करंट रेट है वो अप टू 10 lakhs
5% है, अबव 10 lakhs 20% है। तो इससे क्या होता है कि काफी सारी दिक्कत आ रही है सबको, क्योंकि वो 20% आपका टैक्स ब्लॉक हो जाएगा, दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम। प्लस जो पैकेज ऑपरेटर है उनके लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लोग 20% बोल्ड करने के लिए रीडिंग नहीं, और काफी प्रोसीजरल इश्यूज थे। तो इसको रिमूव करने के लिए ये टीसीएस का रेट अभी रिड्यूस किया है टू 2% विदाउट एनी थ्रेशोल्ड। सो पूरे ट्रांजेक्शन पे 2% टीसीएस ओवरसीज टूर पैकेज में लगेगा। दूसरा सिमिलरली है जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम बोलते हैं, जो मेडिकल एंड एजुकेशनल सेक्टर के लिए है, जिसमें 10 lakhs तक कोई टीसीएस नहीं था और उसके ऊपर 5% टीसीएस था। अभी उसमें भी टीसीएस हैज बीन रिड्यूस्ड टू 2% बट विदाउट एनी थ्रेशोल्ड। सो इसमें कोई थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगा, पहले से 2% टीसीएस कलेक्ट। अभी दूसरे जो रेगुलर टीसीएस वाले ट्रांजेक्शन है, जैसे सेल ऑफ स्क्रैप हो गया, सेल ऑफ मिनरल्स हो गया, इस सब में जो टीसीएस 1% था वो इंक्रीज करके 2% किया हुआ है। और लास्ट जो टेंडू लिम्स, सेल ऑफ टेंडू लिम्स है, जिसमें 5% टीसीएस था, उसको 2% रिड्यूस किया हुआ है। तो दिस इज बेसिकली ब्रॉडली चेंजेस इन द टीसीएस प्रोविजंस, और मेनली जो है वो ओवरसीज टूर पैकेज और लिबरलाइज स्कीम के जो चेंजेस है, इट इज बी लुक्ड आफ्टर। तो ये टीसीएस के रेट चेंजेस देखने के बाद मैं बात करना चाहूँगा लोअर डिडक्शन और नील डिडक्शन ऑफ टीटीएस एंड टीसीएस। तो अभी ये प्रोविजन तो पहले भी थी, लेकिन वो प्रोविजन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग एंड हार्डशिप ऑन द टैक्स पेयर था, क्योंकि एप्लीकेशन करने के बाद असेसिंग ऑफिसर काफ़ी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में ये सर्टिफिकेट इश्यू करते थे, आइदर रिजेक्शन देते थे। लेकिन ये स्मॉल टैक्स पेयर के बेनिफिट के लिए और टाइम को थोड़ा कम कर दिया है, सिंपल प्रोसेस कर दी है, और ये प्रोसेस डायरेक्टली ऑनलाइन होगी, और उसमें ही कंडीशंस कुछ डाल दी है जो फुलफिल होने के बाद अगर वो कंडीशंस पूरी फुलफिल हो जाती है तो इनकम टैक्स अथॉरिटी ये सर्टिफिकेट इजीली टैक्स पेयर को ग्रांट करे, अदरवाइज एप्लीकेशन वो सिंपली रिजेक्ट कर दे। तो इससे क्या होगा कि टाइम काफ़ी टैक्स पेयर का बच जाए। तो इसके बाद अगर हम लोग देखे जाए तो कि एक प्री डिपॉजिट का टैक्स का भी प्रोविजन है। जैसे कि हम लोग कोई असेसमेंट कंप्लीट होता है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स की उसका एक सीबीडीटी का सर्कुलर है, वो हिसाब से अगर हम लोग अपील में जाना चाहते हैं तो 20% टैक्स हमको भरना है। दैट इज अ प्रोविजन। अगर आप नहीं भर पाते तो आपकी रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है, इसमें आपके बैंक अकाउंट से भी रिकवरी हो सकती है। तो इसके बाद उसमें एडिशनल ये हुआ है कि अभी जो असेसमेंट होगा उसके साथ ही पेनल्टी प्रोसीडिंग भी साथ में कंप्लीट होएगा। तो उसमें गवर्नमेंट ने एक लिबरल ये प्रोविजन लगे क्या है कि इसको जो 20% का टैक्स फ्री डिपॉजिट है उसको 20% से 10% कर दिया, एंड दैट विल बी ओनली फॉर द टैक्स एस्पेक्ट, और उसको पेनल्टी के ऊपर कोई रिकवरी नहीं रहेगा टिल द फर्स्ट ऑफ इट इज डिसाइडेड। वो भी एक वेलकम चेंज है। सो अब हम नया जो चेंज है, जो नेक्स्ट चेंज है, वो देखते हैं रिगार्डिंग टीडीएस ऑन परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी। सो जैसे अब रेसिडेंट के पास से प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो 1% टीडीएस है, उसमें आपको पैन नंबर लेने की कोई जरूरत नहीं है। पैन बेस आप टीडीएस डिडक्ट करके उसका एक सेपरेट चलान है 5%। लेकिन करंटली क्या है कि अगर आप एनआरआई से प्रॉपर्टी परचेज तो उसमें टीडीएस आपको डिडक्ट करना है, और टीटीएस पेमेंट के लिए आपके पास पैन होना चाहिए, और आपको रेगुलर टीटीएस रिटर्न भी फाइल करना है। तो इससे क्या होता है, जो काफी सारे नॉन बिजनेस पर्सन यूजर है जिनको ये वन टाइम ट्रांजेक्शन है टू परचेज प्रॉपर्टी फ्रॉम द एनआरआई, उनको कंप्लायंस बर्डन ज्यादा रहता है कि मुझे पैन लेना है, फिर टीटीएस रिटर्न फाइल करना है। तो वो कंप्लायंस बर्डन दूर करने के लिए एंड टू ब्रिंग द पैरिटी बिटवीन द टीटीएस ऑन रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट्स इन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, प्रोविजन चेंजेस ये किया है कि अगर आप परचेज ऑफ प्रॉपर्टी कर रहे हैं एनआरआई के पास से तो अभी पैन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसमें भी आप टीटीएस डिडक्ट करके पैन बेसिस पे टीटीएस पेमेंट कर सकते हो, और पैन लेने की या टीटीएस रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वी कैन से दिस इज अ वेलकम चेंज फॉर द टीटीएस ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है नो डिडक्शन ऑफ टीडीएस ऑन इनकम फ्रॉम डिविडेंड, इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज एंड इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो पहले क्या था, इन्वेस्टर को जब तक कोई इसकी टीडीएस कट करने की उसकी इनकम बिलो एक्सेंशन लिमिटेड तो जरूरत नहीं थी। तो पहले उसको इन्वेस्टर को क्या रहता था कि हर एक एंटिटी को जिस एंटिटी की उसके पास सिक्योरिटीज है, होल्डिंग है, तो इंडिविजुअली फॉर्म 15G और H फाइल करना पड़ता था। तो ये प्रोसीजर को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है, और ये प्रोसीजर में ऐसा सिंप्लीफाई कर दिया है कि ये इंफॉर्मेशन या डिक्लेरेशन सिर्फ
डायरेक्टली इनकम टैक्स अथॉरिटी को क्वार्टरली बेसिस सबमिट करनी पड़ेगी और वो डायरेक्टली डिपॉजिटरी को सबमिट कर देगी। उससे क्या होगा कि डिपॉजिटरी डायरेक्टली वो सब एंटिटी को इन्फॉर्म कर देगी। सो वन टाइम जॉब से वो पूरी की पूरी जो इनकम डिफरेंट सिक्योरिटीज से आ रही है वो पूरी की पूरी 15G और H में कवर कर सकते। और इससे फायदा क्या होगा कि डिपॉजिटरी अकाउंट्स में जो आपकी जितनी सिक्योरिटीज और यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड है और जो शेयर्स आपके स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है वही शेयर्स और सिक्योरिटीज में ये बेनिफिट मिल पाए।